नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तीर्थ यात्रा। बेटा बड़ी ही बेदर्दी से तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर माँ को शमशान घाट में छोड़ गया। तभी माँ की तकदीर ऐसी चमकी कि माँ के हाथों ही पुरस्कार मिलते देख बेटा हैरान रह गया। आखिर उस माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था? अपने बेटे को पुरस्कार देते हुए नजर आई। यह सब देखकर बेटा अवाक रह गया। पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बुढ़िया ने अपना बसेरा बना लिया था। देखने में वह किसी शहर की लग रही थी। वह किसी अच्छे घर की नजर आ रही थी। आज लगभग 15वां दिन था। भूतनाथ मंदिर के पास ही शमशान था। जो कोई राहगीर उसे खाना देता और रोटी बनाकर वह जलती चिता में सेक कर खा लेती। जब कोई चिता जलता था, चिता ठंडी होने से पहले वह रोटी सेक कर खाने के लिए मजबूर हो गई थी। तभी एक युवक अपने रिश्तेदारों के साथ अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए भूतनाथ मंदिर के पास स्थित शमशान पहुंचा। उसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र के मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। सारे रिश्तेदार रात होने से पहले जा चुके थे, लेकिन राजेंद्र वहीं ठहरा जब तक कि उसके माँ बाप की चिता ठंडी न हो गई। वहीं टहलते टहलते उसने भूतनाथ मंदिर के पास एक बुढ़िया को पीपल के पेड़ के पास बैठी देखा। बुढ़िया के चेहरे पर उसे अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। उसने बुढ़िया से कहा, कुछ खाओगी अम्मा? ये लो, मेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है, इसे खा लो। अम्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजेंद्र ने अम्मा के लिए चाय की भी व्यवस्था की और अम्मा से पूछा, आप कहाँ रहती हैं और यहाँ शमशान के पास रात को क्या कर रही हैं? बुढ़िया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, पहले मैं पुरी में रहती थी। वहाँ मेरा एक शानदार बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक सभी ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बहू को चुभने लगी। एक रोज मेरा बेटा बोला, अम्मा चलो हम लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं। और हम लोग ट्रेन से हावड़ा उतरे और मेरा बेटा बाबा भूतनाथ के मंदिर में बैठकर यह कहकर चला गया कि अम्मा, मैं चढ़ाने के लिए माला फूल लेकर आ रहा हूँ। और आज 15 दिन हो गए मुझे इंतजार करते करते, पर ना बेटा आया न कोई खबर। फिर मुझे एहसास हुआ कि बेटा बहू ने जानबूझकर मुझे भूतनाथ मंदिर के पास छोड़ दिया। यह कहते कहते बुढ़िया की आंखें डबडबा गई। राजेंद्र भी रो पड़ा। राजेंद्र भी माता पिता की मृत्यु के बाद घर में अकेला हो गया था। उसे माता पिता के बिना घर खाने को दौड़ रहा था। अब दुख दर्द कम करने के लिए उसने बुढ़िया से पूछा, अम्मा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी? अभी अभी मैंने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया और अभी अभी मुझे फिर से एक नई माँ मिल गई। इससे बढ़कर क्या होगा मेरे लिए? बुढ़िया ने कहा, जब मेरा अपना खून जिसे मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा वह मेरा सगा नहीं बन सका, तब तू अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे। बेटा मुझ पर दया मत कर। मैं यहीं भगवान भूतनाथ के शरण में अपना जीवन शेष गुजार लूंगी। राजेंद्र ने कहा, आपका शक्ल, बोलने का ढंग मेरी दादी से बहुत मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा मिल जाएगा। घर आने पर कम से कम एक सूरत नजर आएगी। आपसे बन सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर देख लेना, क्योंकि मेरे घर में केवल अब मैं ही रहता हूँ। आपके रहने के लिए घर मिल जाएगा और मेरे लिए माँ और दादी की एक छाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी बोझ न समझूंगा। जैसा आपके बेटे ने आपके साथ किया, मैं नहीं करूँगा। चलो अम्मा, चलो मेरे घर। अम्मा का गला भर आया और उनकी आंखों में आंसू भर गया। वो कुछ न बोल सकी। राजेंद्र ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, रात होने को है, मेरे घर चलो। अम्मा ने विश्वास से राजेंद्र की तरफ देखा। उन्हें लगा शायद भूतनाथ बाबा ने ही राजेंद्र के मन में मेरे लिए एक संवेदना डाल दी है। राजेंद्र ने अपने माँ को शमशान में जलाया और शमशान से ही दूसरी माँ ले आया। इस घटना को आज 6 महीने हो गए थे। राजेंद्र अब नियमित तौर पर घर से ऑफिस जाता। अम्मा जी अब खाना बनाकर उसकी प्रतीक्षा करती। सोते समय उसके सर पर स्नेह से हाथ रख देती। राजेंद्र के उठने से पहले अम्मा जी
पाठ पूजा करके राजेंद्र का नाश्ता बनाकर रख देती। अम्मा को यदि एक घर मिला है तो राजेंद्र को दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। अब राजेंद्र की लाइफ ढंग से सेटल हो गई। राजेंद्र एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और राजेंद्र को एमबीए के फाइनल ईयर के दौरान नौकरी के लिए प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो चुका था। अब वह एक मल्टीनेशनल फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर नियुक्त हो चुका था। वह रोज सुबह ऑफिस के लिए घर से निकलता और शाम को घर आता और अम्मा जी के साथ ढेर सारी बातें करता। रोज यही सिलसिला चलता था। एक दिन राजेंद्र देर से उठा। अम्मा ने बोला, राजेंद्र आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या? राजेंद्र बोला, अम्मा मेरे दोस्तों और मैंने मिलकर एक छोटी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है। ऑफिस तो नहीं जाएंगे, बस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। 10 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों होनी है। आप तैयार रहिएगा। बेटा, खुद का मालिक बनने का निर्णय लेकर तूने सही किया है। समय के साथ और ईश्वर की कृपा से यही छोटी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। तुम्हारा मेहनत जरूर रंग लाएगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। फैक्ट्री शुरू हुए मात्र 1 साल हुए थे, पर फैक्ट्री की ग्रोथ और उसके द्वारा तैयार हुए अच्छे माल की क्वालिटी के कारण और कर्मचारियों की मेहनत के कारण बहुत तेजी से हो रही थी। राजेंद्र एक और फैक्ट्री खोलने के बारे में सोच रहा था। वह दिन ब दिन व्यस्त होता जा रहा था और अम्मा जी की आशीर्वाद के बदौलत वह दिन रात तरक्की कर रहा था। अम्मा ने उससे एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए सहारे की जरूरत है। क्यों नहीं एक अच्छी लड़की से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाए? अरे हाँ, जीवन की भाग दौड़ में कभी सोचने का समय नहीं मिला। अब इस काम को फाइनल कर ही लिया जाए। राजेंद्र की निगाहों में तुरंत गीता की तस्वीर उभर कर सामने आ गई। वह उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। राजेंद्र को उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था। अम्मा और राजेंद्र गीता के घर गए और शादी का प्रस्ताव रखा। गीता के पापा ने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी और अगले महीने गीता दुल्हन बनकर राजेंद्र के घर आ गई। राजेंद्र जितना प्यार अम्मा जी को करता था, गीता भी उतना प्यार और सम्मान करती थी। न जाने कैसे अम्मा जी उसके हर दिल की बात जान लेती थी। उसकी हर चाहत उसके कहे बिना पूरी कर देती थी। समय बीतता गया और राजेंद्र के घर 2 जुड़वा बच्चे, एक लड़की खुशी और लड़का शुभ हुए। घर हमेशा किलकारियों से भरा रहता। हमारी अम्मा जी अब दादी बन चुकी थी। अब वह पोता पोती की जिम्मेदारी पर ध्यान देने लगी थी। अम्मा जी अपने पोता पोती को खाना खिलाती, नहलाती, स्कूल छोड़ने जाती, सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। गीता भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बेफिक्र हो गई थी। राजेंद्र को गीता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था। इस वजह से उसका उद्योग साम्राज्य की नई ऊंचाई को छू रहा था। उसके ब्रांच ऑफिस देश के प्रमुख नगरों में स्थापित हो चुके थे, जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते थे। अम्मा जी का बेटा सुमित, जो हावड़ा के स्टेशन पर उतार कर भूतनाथ मंदिर में छोड़ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रसित था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे याद आ रहा था। हर एक पल बिच्छू की तरह डस देता था। अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की इच्छा और गृह कलेश के कारण उसने अपनी माँ को छोड़ दिया था और उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से साझा नहीं कर पा रहा था। अब घर में उसकी पत्नी का राज था। वह जो चाहे करती, फिजूल खर्च करती, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस मनी निकालने के कारण धीरे धीरे उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, मंद पड़ने लगा और घाटे में जाने के कारण अंततः उसने एक दिन दुकान बंद कर दी। अब सुमित और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव पता चल गया था और उनका जीवन बहुत कठिनाई से बीतता था। सुमित का एक दोस्त, जो किसी बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश में सुमित की नौकरी वहां लगवा दी। इस तरह से सुमित की गाड़ी फिर से निकल पड़ी। एक बार ठोकर खाने के बाद सुमित पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम करता था। बुद्धिमान तो वह था ही, पर मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी हो गया।
सुमित के कंपनी की स्थापना की सालगिरह का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें सभी कर्मचारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण करना था। यह पुरस्कार कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। सुमित का नाम भी पुरस्कार लिस्ट में शामिल था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। वह पहली बार था जब पूरी के कर्मचारी अपने कंपनी के मालिक से रूबरू हो रहे थे। मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मां और पत्नी बच्चों के साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए थे। प्रोग्राम शुरू हुआ। पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजर डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जो कुछ भी है हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से, अम्मा जी की प्रेरणा से है और मैं पुरस्कार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वह स्टेज पर आएं और हमारे सभी प्रतिभागी को पुरस्कार वितरण करें। अम्मा जी स्टेज पर आईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह गई। उन्हें पुरी में बिताए अपने पुराने दिन याद आने लगे। अनाउंसर नाम बोलते गए और अम्मा जी पुरस्कार देती गई। तभी एक अनाउंसर ने एक नाम और पुकारा, सुमित अग्रवाल। सुमित अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर न जाने कितने भाव आ गए। सामने वाला व्यक्ति जाना सा लग रहा था, कुछ पहचाना सा लग रहा था। अम्मा जी ने ध्यान से देखा, वह उनका ही बेटा था, सुमित अग्रवाल, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी बेदर्दी से भूतनाथ मंदिर के पास छोड़ गया था। शायद तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा राजेंद्र मुझे न ले जाता। अम्मा जी की आंखों में प्यार कम, नफरत ज्यादा उभर गए। बड़ी मुश्किल से अम्मा जी ने सुमित को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सुमित ने ध्यान से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते हुए उसके होश उड़ गए, पसीने छूट गए। वह माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, कितने बड़े साम्राज्य की मालकिन उसकी माँ है। सुमित ने हाथ जोड़कर माँ से माफी मांगी और कहा, माँ घर चलो। अम्मा जी ने कहा, कैसी माँ, कैसा घर, तुम्हें माँ कहते शर्म भी नहीं आती? अब तो मेरा बेटा नहीं है जो मुझे मरने के लिए शमशान छोड़ आया था। मैं तो कब की जल के खत्म हो गई होती अगर मेरा बेटा राजेंद्र नहीं आता तो। आज के बाद मैं यह रिश्ता खत्म करती हूँ। राजेंद्र के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं। सुमित अग्रवाल को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। कैसे वो अपनी माँ का अपमान करता था। सुमित अग्रवाल अपनी माँ का लाडला था, लेकिन अपनी पत्नी के जाल में फंसकर अपनी माँ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसकी माँ उसे अब एक आंख न सुहाती। अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में पड़कर अपनी माँ का अपमान करता, हाथ उठाता। सुमित की पत्नी चाहती थी उस घर में उसका राज चले, अम्मा जी का नहीं। इसलिए वह आए दिन अम्मा जी एक इल्जाम लगाती। अम्मा जी को सुमित से डांट लगवाती। अम्मा जी जब खाना बना दे उसमें नमक ज़्यादा कर देती। सुमित जब खाता तो झल्ला जाता। एक दिन अम्मा जी सुमित के जन्मदिन पर अपने हाथों से लड्डू बना रही थी। तभी गरम गरम कलछा उनके हाथों से छूट गया और पूजा के हाथों में लग गया और वह जल गई। उसने अम्मा जी को फटकारना शुरू कर दिया और सुमित को साफ साफ बोल दिया कि इस घर में या मैं रहूंगी या तुम्हारी अम्मा, कहकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। सुमित उनकी बातों में आ गया और उसने अम्मा जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भूतनाथ बाबा के मंदिर छोड़ दिया। और आज जब सुमित को अपनी माँ के द्वारा पुरस्कार मिला तो उसका सिर एकदम से चकरा गया। वह पहले से ही अपराध बोध महसूस कर रहा था। अपनी माँ को भूतनाथ मंदिर में अकेला असहाय छोड़कर जब वो आया था, उसे यह बात खाए जा रही थी। उसने देखा उसकी माँ की गाड़ी जा रही है। वह भी राजेंद्र सर की गाड़ी पीछा करना शुरू कर दिया जिसमें उसकी माँ बैठी थी। अपनी माँ से अपने किए गए पाप की माफ़ी मांगना चाहता था। तभी उसकी मोटर बाइक को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह रास्ते में फेंका गया। जैसे ही माँ ने आवाज़ सुनी, उन्होंने गाड़ी रोका और सुमित को लहूलुहान देखा। रोते हुए अम्मा जी और राजेंद्र उसे हॉस्पिटल ले गए। सुमित के शरीर से बहुत खून बह चुका था, उसे खून की जरूरत थी। तभी वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे भी पहुँच गए। बहू भी अम्मा जी को देखकर चौंक गई। हॉस्पिटल में खून मौजूद नहीं था और काफ़ी रात हो चुकी थी।
अम्मा जी ने अपना खून देकर अपने खून की जान बचाई और बहू की सिंदूर की रक्षा की। यह देखकर बहू अपने सास के पैरों पर गिर गई और माफी मांगने लगी। राजेंद्र ने इलाज के सारे पैसे दिए और सुमित होश आने पर अपनी माँ से माफी मांगे जा रहा था। अम्मा जी ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन सुमित चौंक गया जब अम्मा जी उसके साथ उसके घर जाने को तैयार नहीं हुई और अपने दूसरे बेटे राजेंद्र के साथ उसके घर चली गई। दोस्तों, केवल मदर्स डे ही माँ का दिन नहीं होता, हर दिन माँ का दिन होता है। तो हमें माँ का हमेशा सम्मान और प्यार करना चाहिए, जैसा कि राजेंद्र ने किया। उसकी सगी माँ न होते हुए भी वह उन्हें अपने प्यार से, इज्जत से अपना हमेशा के लिए बना लिया था। आई होप यह कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।